नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को उनके नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर पीएम आवास का घेराव करेंगे। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने सांसदों, विधायकों से लेकर गांव और छोटे शहर में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अनुरोध किया है। प्रदर्शन के तहत कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी और फिर प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने के वास्ते सोमवार को दिल्ली में एक बैठक भी की। प्रदर्शन की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक सामान पर जीएसटी लगाने के खिलाफ दिल्ली में 5 अगस्त को व्यापक प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन तक मार्च और प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस की, तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर हो गई है और प्रदर्शन करने जा रही है 5 अगस्त को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार महँगाई बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं जनता की परेशानियाँ बढ़ती नज़र आ रही है। चाहे वो कहते हैं खाने-पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाई गई हो, पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़े गए हों या फिर कहें सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हों, एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हों, पीएनजी के दाम बढ़ाए गए हों, जिससे कहीं न कहीं महँगाई जो है वो बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है। और इसी जनता की आवाज़ को कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो सदन के अंदर भी उठाने की कोशिश कर रहा है और सदन के बाहर भी उठाने की कोशिश की जा रही है। लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं सदन के अंदर भी कि महंगाई इस तरीके से क्यों बढ़ी है, जहां तक कि कहते हैं रुपया जो है वो कहीं ना कहीं इतने लेवल पर क्यों गिरा है। तमाम सवालों के जवाब जो है वो केंद्र सरकार से मांगे जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से इन सवालों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। वो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, जनता को कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। जहां तक कि राज्य सरकारों से बात कर ही जीएसटी लगाई गई थी, तो लगातार इस तरीके के तमाम जो जवाब है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें अब कांग्रेस पार्टी की यानी विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर, जीएसटी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भरपूर घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त को महंगाई और जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन करने की अनाउंस की गई है। और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि छोटे गांव हो या शहर हो, सब जगह पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री आवास तक को घेरने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि यह भी कोशिश की जाएगी कि जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो अपने कदमों को वापस ले और जनता को जिस तरीके से राहत देने की बात है वो भी कांग्रेस कहीं ना अब कहीं ये दी कह जा रही सके। है मगर राजीव अभी कि तक वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसको लेकर क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि कल इसका ऐलान किया गया और उसके बाद बीजेपी को प्रतिक्रिया जो बीजेपी की है वो सबसे अहम जानने वाली है कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के द्वारा महंगाई के और जीएसटी के मुद्दे को लेकर। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास की, तो वहां पर जैसे ही कल अनाउंस किया गया था उसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी को भी वहां पर आने की अनुमति नहीं दी जाए। और जहां तक की बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो वहां पर भी पहले से ही धारा 144 लागू है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तमाम कांग्रेसकर्ताओं ने कहीं ना कहीं अनाउंस किया है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, उपराज्यपाल का घेराव किया जाएगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज है वो विपक्ष जरूर उठाने की कोशिश कर रहा है। जी विपक्ष जनता की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन तक मोर्चे की बात कही गई है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के घेराव की बात कही गई है। क्या दोनों भवनों की सुरक्षा को पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। राज्य भवन की बात करें या फिर कहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें या फिर पार्लियामेंट की बात करें, तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बढ़ा दी गई है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, विपक्ष जो है वो प्रदर्शन जिस तरीके से अनाउंस किया 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को कहीं न कहीं सुबह से ही लेकर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी जाएगी और डबल सुरक्षा की जाएगी। डॉग स्क्वाड को भी लगाया जाएगा, ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी ताकि किसी को भी वहां तक आने की अनुमति नहीं दी जाए। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है महंगाई को लेकर, और महंगाई वाकई में बढ़ी हुई है, क्योंकि दालों की बात करें या फिर कहे खाने पीने की चीजों की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, तो इन चीजों पर जिस तरीके से जीएसटी लगी है उससे तो कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ी है। मगर केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर वो राहत जो है वो जनता को नहीं मिल रही है। और आज हर चीज के दाम राजीव, जो है वो महंगाई दुगने हो लगातार चुके बढ़ती हैं। जा रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर सदन की बात करें तो वहां पर बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की तो और विपक्ष की, तो विपक्ष जिस तरीके से जनता की आवाज उठा रहा है, और जहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं बड़े कदम होने चाहिए थे वो जनता को नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। मगर वहां पर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के बड़े नेताओं की बात करें, छोटे नेताओं की बात करें, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी गई है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से जीएसटी लगाने की बात की गई है वो राज्य सरकारों से समझौता कर ही, यानी कि राज्य सरकारों से जानकारी लेकर ही जीएसटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी इसमें प्रॉफिट होता है और राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि उनको प्रॉफिट हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता की परेशानियां हैं वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे महंगाई को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो, रसोई गैस को लेकर हो, तमाम चीजों पर दाम जो है वो बिल्कुल बढ़ चुके हैं। और इसी को लेकर 5 अगस्त के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से बड़ा प्रदर्शन करने की अनाउंस की गई है। जी, तैयारियां किस तरीके से चल रही है? कांग्रेस जिस तरीके से 5 तारीख को प्रदर्शन करने जा रही है उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि आप दिल्ली में आए और पूरे ये जो देशव्यापी प्रदर्शन है इसको लेकर इसमें हिस्सा लें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो बड़े लेवल की बात करें, चाहे वो राहुल गांधी हो, लगातार वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे को ऊपर लेवल लेकर के घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रदर्शन करने की बात की गई है महंगाई के मुद्दे को लेकर, और ये भी कह दिया गया है कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता हो या फिर बड़े कांग्रेस कार्यकर्ता हो, सभी जगह पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली के अंदर आने की अनुमति दी गई है। जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शन ले जाने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की जाती है और प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे प्रधानमंत्री के आवास पर जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो देखने वाला समय होगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जनता को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, मगर अभी वो कदम जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं। जी, केंद्र सरकार तो साफ कह रही है कि महंगाई हमने बढ़ाई ही नहीं है। जिस तरीके से अगर बात करें वित्त मंत्री की, सदन में उन्होंने कहा कि ये जो दूध के प्रोडक्ट्स पर तमाम जो चीजों पर जीएसटी लगा वो उन्होंने नहीं किया है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला हुआ। ये तमाम जो बातें हैं वो महंगाई को लेकर केंद्र की ओर से सामने आ रही है। महंगाई पर साफ नकार रही है बीजेपी सरकार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निर्मला सीतारमण की बात करें, तो जिस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से कहा कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है और बल्कि में रुपया जो है वो अपने वजूद ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार महंगाई जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि महंगाई बढ़ी है, मगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों से समझौता करके या फिर बातचीत करके ही जीएसटी लगाई गई थी हर चीज पर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो उसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान नहीं है। जनता बिल्कुल सहयोग कर रही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ मदद की गई थी और वो मदद जो है वो जनता को भी पसंद आई थी और जनता कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार से सहयोग करती हुई नजर आई है। मगर जनता की बात करें तो जनता यहाँ पर बिल्कुल परेशान है और जनता की घर की जो व्यवस्था है वो हर घर की बिगड़ी हुई है। अपर क्लास की बात करें तो वो जो एक बार को मैनेज कर सकती है, मगर ग्राउंड क्लास या फिर मिडिल क्लास की बात करें उनकी तरफ से बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से घर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। रसोई की व्यवस्था की बात करें वो बिगड़ी हुई है, मगर सरकारों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हुई है। जी, अब इसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन जब कर रहा है तो क्या बाकी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या बाकी विपक्ष भी इसमें शामिल होगा? कोई प्रतिक्रिया?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की आवाज़ जिस तरीके से उठाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, 15 कैसे 5 अगस्त को इसका लेकर प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि महँगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है। मगर कहीं न कहीं इसके बीच में जनता पिसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि विपक्ष अब जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, और केंद्र सरकार जो है वो इस आवाज़ को बिल्कुल नकारती हुई नज़र आ रही है कि महँगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। कहीं न कहीं जनता को ठीक है। कोई परेशानी नहीं आ रही है। सिर्फ़ विपक्ष जो है वो राजनीति के पहलू से कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। मगर इस तरीके से जो जवाब दिए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उससे जनता को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जनता की जो रसोई की व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं एलपीजी की बात करें, या फिर जीएसटी की बात करें, या फिर दूध पे जो जीएसटी लगाई गई है, दही पे जो जीएसटी लगाई गई है, उनको वापस करना होगा ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। मगर केंद्र ठीक है सरकार की राजीव, तरफ बहुत से जिस शुक्रिया तरीके आपका हमारे साथ से जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाएगा। इसी के साथ रोजगार मेला जो है वो आज लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। खास बात यह है कि इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग के लिए अडानी ग्रुप, एल&टी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियों ने सहमति जताई है। युवाओं के चयन के लिए बेंगलुरु, नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुणे, नोएडा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न शहरों की करीब 50 कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे, और ये जनता दरबार लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले का निरीक्षण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज सबसे अहम, क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की सौगात तो देंगे ही, साथ ही साथ आज एक छत के नीचे लगभग हजारों युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पे दूसरे दौरे पर हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आज गोरखपुर की जनता की फरियाद सुनने का काम करेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं उनको जनता दरबार के माध्यम से सुनने का काम करेंगे। वहीं 11 बजे के आसपास गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है या MMTUT परिसर में जो वृहद रोजगार मेला लगाया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, और साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने का भी काम करेंगे। और साफ तौर पे इस मेले में एक ही स्थान पर करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने का काम होने जा रहा है, और कई प्राइवेट कंपनियां इसमें शामिल होने जा रही है। इसमें अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, यूं कहे कि ऐसे तमाम जो पेटीएम समेत जो तमाम जो कंपनियां हैं वो उसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ ओला और समेत 50 जो ज्यादा कंपनियां हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ठीक शामिल है होंगी। जितेंद्र, मैं लौटूंगी फौरन एक बार फिर से आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर रोजगार मेले का निरीक्षण वो करेंगे। जरा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन आज हो रहा है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। कई कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और युवाओं को रोजगार देंगी, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए 50 से ज्यादा कंपनियों में सहमति दिखाई थी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिसमें बड़ी नाम की कंपनियां, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे एल&टी हो, ऐसे तमाम जो कंपनियां उन्होंने आने की सहमति जताई। और साथ ही साथ बात की जाए तो युवाओं का चयन करने के लिए बेंगलुरु से नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुणे, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर समेत तमाम जो विभिन्न शहर हैं उनमें लगभग 50 कंपनियां वहां पर पहुंचेगी। और जो युवा उत्तर प्रदेश के जिन्होंने कौशल मिशन के तहत, आईटीआई के तहत ऐसी जो तमाम प्रशिक्षण लिए, डिप्लोमा किया हो, आईटीआई किया हो, तो वो तमाम वो अपनी डिग्री और डिप्लोमा लेके वो सेवा योजन जो पोर्टल है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं उनका चयन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद उनको रोजगार देने का लगभग 8,000 जो युवा है वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोजगार देने का जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं सरकार लगातार पूरी करी, चाहे रोजगार मेले के माध्यम से हो, चाहे सरकारी नौकरी देने के मामले में सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार लगातार रोजगार के लिए प्रयासरत है। और दूसरी बात, खास बात यह है कि सीएम सिटी में आज ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें सीएम सिटी की बात अगर करें तो ज्यादा खास इसमें क्या रहने वाला है? युवा जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा भी इसमें ले रहे हैं, प्रक्रिया इसकी क्या रहेगी वो भी विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल सेवा योजन पोर्टल है जिसमें कहीं ना कहीं जो युवा है वो उनके पास चाहे डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे कौशल मिशन के तहत उन्होंने ट्रेनिंग की हो, वे सभी सेवा योजन पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्टर्ड जो भी जिस आधार पर भी, जिस डिग्री के आधार पर चयनित किया जाएगा उनको कंपनियों द्वारा उनको बुलावा आएगा और साथ ही साथ नौकरी देने का काम किया जाएगा। सीएम सिटी होने के नाते लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर में जो विकास है उसकी गंगा बहाने का कार्य लगातार कर रहे हैं और तमाम सुविधाओं को लैस गोरखपुर किया जा रहा है। तो गोरखपुर के युवा भी किसी से पिछड़े ना, उसको भी युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सिटी के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे जिस तरीके से विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा उसको लेकर क्या जानकारी? जनता दरबार भी सीएम लगाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 125 करोड़ रुपए की लगभग जो है परियोजनाएं हैं और कहीं ना कहीं तमाम विकास कार्यों से जुड़ी इससे परियोजनाएं हैं, चाहे वो किसी चीज का निर्माण हो, सड़क चौड़ीकरण का हो, सौंदर्यीकरण का हो, उनसे तमाम चीजें जो परियोजनाएं है सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको सौगात देने का काम करेंगे और लगातार इसके लिए भी प्रयासरत है। और जो उत्तर प्रदेश में कल कैबिनेट बैठक हुई थी, तमाम प्रस्ताव पास हुए थे, विकास से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव में नजदीक है और आबादी के स्तर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और लगातार कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए और विकास के आधार पर ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी कर सकती है। और ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आज रोजगार मेले का आयोजन है, युवा इसमें किस तरीके से भाग ले रहे हैं जितेंद्र? क्योंकि ये समझना भी अहम है कि क्या युवाओं में जागरूकता इसको लेकर है? देखिए बिल्कुल जागरूक है ये, क्योंकि युवा लगातार अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में दर भटकते हैं और तमाम कोशिशें करते हैं। सरकार इस कोशिश को उनके द्वार तक ले जाने का काम कर रही है और सेवा योजन पोर्टल है जिस पर कहीं ना कहीं जो युवा है, जो प्रशिक्षित है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कंपनियों में सिलेक्शन किया जाएगा और उसी सिलेक्शन के आधार पर उनको रोजगार मेले में बुलाया जाएगा कि कौन कितना उसकी काबिलियत के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ लगभग 8,000 से भी ज्यादा युवा से लाभान्वित होने का काम करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को किसान संघ की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद किसान नेताओं ने 3 अगस्त को अपना प्रस्तावित आंदोलन समाप्त करने पर सहमति भी व्यक्त कर दी है। यानी आज किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ और कार्यकाल में किसानों को मैं अपनी जायज मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। यहां पंजाब भवन में किसान संघ के साथ लंबे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को 195 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया शुगरफेड और इस साल 15 अगस्त तक 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष 95.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसका भुगतान 7 सितंबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों की सभी बकाया बिलों का भुगतान 7 सितंबर तक कर दिया जाएगा। भगवंत मान ने आगे कहा कि फगवाड़ा चीनी मिल को छोड़कर अन्य सभी निजी चीनी मिलों ने भी 7 सितंबर तक किसानों का बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया है। सवाल ये है, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਸੀਗੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3-4 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए पंजाब की, तो वहां किसानों की जो समस्याएं थी वो लगभग उनकी मुश्किलें अब कम हो गई है, क्योंकि अधिकांश मांगों को सरकार स्वीकार चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कल मुख्यमंत्री भगवंत मान और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री से उनकी बैठक हुई, वो बैठक काफी ज्यादा पॉजिटिव रही। बाकायदा इस बैठक का असर आप ये देख सकते हैं कि आज कॉल दी गई थी किसानों की तरफ कि आज प्रदर्शन किया जाएगा, उस कॉल को भी वापस ले लिया गया और इस बैठक में कई चीजों के ऊपर सहमति बन गई। सबसे पहली सहमति तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं गन्ना किसानों की बकाया राशि को लेकर। हम आपको बता दें, इससे पहले 100 करोड़ की राशि जारी हो चुकी थी, करीब 195 करोड़ की बकाया राशि थी, जिसमें से 100 करोड़ और 15 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी और बकाया 95 करोड़ को अगले 7 अगस्त अगर हमारे आने वाले दिनों में भी क्लियर कर दिया जाए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर किसानों की जो गन्ना किसानों की बकाया राशि है वो क्लियर कर दी जाएगी। इसके अलावा कई छोटी छोटी मांगे थी, जिसमें हम सीधी बजाई कन्याड़ी किसानों को जो हम कह सकते हैं कि सहूलियत दी जाने से उसको लेकर चर्चा की गई। बाकी जितने भी अगर हम कहें पेंडिंग केसेस थे, जैसे हम कह सकते हैं जिन किसानों के आंदोलन के दौरान मौत हुई उनको जो सहायता देने की बात हुई थी, कई किसानों को सहायता राशि मिल गई है और उनको नौकरियां, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरियां मिल गई। पर ऐसा अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनको वो सहूलियतें नहीं मिलेगी। इन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि बैठक चली, बैठक काफी देर तक चली। अगर हम कहें कल जहां बैठक 3 बजे हुई थी, बैठक 5 बजे शुरू हुई और रात के करीब 8-9 बजे तक ये बैठक लगातार चली थी, जिसमें लगभग हर एक सहमति जो हर एक मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और किसान अब तक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब आंदोलन तो 3 तारीख का यानी कि आज का इनकी तरफ से रोक दिया गया है, पर एक और बैठक बुलाई गई है 7 तारीख को। उस 7 तारीख की बैठक में जितने भी फॉलोअप्स है उसके ऊपर आगे डिस्कशन होंगी। जी, भगवंत मान की सरकार ने जिस तरीके से कहा था अमित कि मेरे कार्यकाल में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्या उस वायदे पर, अपने उस बयान पर खरा उतर रही है पंजाब की सरकार? ये मान लिया जाए, किसानों का क्या कहना है? देखिए किसानों ने बिल्कुल, अगर हम कहें कि जो मीटिंग के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव रुख अपनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बकाया राशि थी गन्ना किसानों की, उसको लेकर पहली एक सहमति बन गई, 100 करोड़ की लिमिट पहली जारी होगी, 100 करोड़ की और कुछ दिनों में जारी हो जाएगी और बचे हुए 90 के करीब करोड़ वो भी दे दिए जाएंगे। उसके जो दूसरा अहम मसला बार बार उठ रहा था वो है किसानों के परिवारों को जो नौकरी और सहायता राशि देने की बात हुई थी। 5 लाख थी, तो हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से अनाउंस किए गए थे और 3 लाख जो तेलंगाना के सीएम आके अनाउंस करके पैसे देके गए थे, तो वहां से भी राशि आ रही थी। तो ऐसे में कई परिवारों को सहायता लगभग 8 लाख के करीब सहायता राशि मिल गई थी, पर नौकरियां नहीं मिली थी। पर ऐसे कई परिवार थे जिनको सहायता राशि तक नहीं मिली थी, तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को आश्वासन दिया है कि ये हमारे नोटिस में है मुद्दा और इसको लेकर हम बाकायदा चल के काम कर रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे चीज को रैप अप किया जाए और किसानों को जो वादे किए गए थे हम पूरे करें। क्योंकि हमने एक वादा किया था किसानों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी और वही वादा पूरा करते नजर आ रही है भगवंत मान सरकार। वादे भगवंत मान की सरकार पूरे करते नजर आ रही है। अब किसानों का आगे का क्या रुख है, क्योंकि आज का जो आंदोलन था उसे तो खारिज कर दिया गया है, आज का आंदोलन वापस ले लिया है किसानों ने। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? देखिए अगली मीटिंग इस दौर में हम कहेंगे 7 तारीख की रखी गई है, जैसे हमें जानकारी मिल पा रही है। और उसमें कहा कि अगली मीटिंग 7 तारीख को बुलाई गई है और फिर ऐसे इस मीटिंग में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो केंद्र सरकार से दायित्व, जैसे कि हम कह सकते हैं जो किसानों के ऊपर केसेस हैं, जो मामले दर्ज हैं, उसको लेकर भी किसानों को खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एश्योर किया कि ये मामला लेकर हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, उनको आश्वासन देंगे, उनसे मतलब कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट करेंगे कि ये केस रद्द की जाएगी। क्योंकि सरकार ऑलरेडी, केंद्र सरकार ऑलरेडी सहमति जता चुकी है। देखिए उनकी तरफ से बाकायदा अगर हम कहें कि जब किसान मीटिंग हुई थी तब ये चीज निश्चय की गई थी कि जितने भी मामले दर्ज हैं वो सब वापस रोल बैक किए जाएंगे। पर अभी भी ऐसे कई मामले जो चल रहे हैं, तो उस चीज को लेकर भी अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार से बात करते हुए नजर आएंगे। तो किसानों में अगर हम कह सकते हैं काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, पर अब ये अब टाइम ही बता पाएगा कि क्या इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। पर देख सकते हैं एक पॉजिटिव मैसेज ऑलरेडी जा चुका है किसानों को। 100 करोड़ रुपए जो गन्ने किसानों की बकाया राशि थी मार्केट की तरफ से वो दी जा चुकी है और अगली 100 करोड़ जल्दी ही इशू हो जाएगी। तो इससे किसान काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि जो जो वादे सरकार ने किए वो पूरे किए जाएंगे। जी, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अभी बची हुई है अमित, अगर बात करें किसानों की तो? क्योंकि कुछ मांगों को माना गया है, कुछ मांगे अभी भी पेंडिंग में है। मांगों की बात करें तो सबसे पहले तो सीधे बारे में गन्ने किसानों की जो पैसे बकाया वो एक सबसे बड़ी मांग समय लटकी हुई है। दूसरी तरीके से जो सरकार की तरफ से सहायता राशि का आश्वासन दिया गया था
तो उसके अलावा अगर हम कहें कि एक और तीसरी जो नौकरी देने का वादा, तो डिमांड लगातार चल रही है कि वो जल्द से जल्द दी जाए। कईयों को मिल चुके, कईयों को नहीं मिली। तो दूसरी वही आगे बात करें, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनको रद्द करने की वो एक मांग अगर हम कहें, वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। एमएसपी कमेटी को लेकर वो अलग अलग छोटी छोटी चर्चाएं वो केंद्र सरकार के आधार से, पर मेन जितने भी वायदे हैं जो हम कह सकते हैं मान सरकार से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, जिस तरीके से लगातार मांगों को बांध लिया गया है, अब कुछ मांगे ऐसी है, क्योंकि सीएम ने खुद कहा कि कुछ मांगे केंद्र के अंडर आती है, उनको किस तरीके से सुधारा जाएगा, उनको किस तरीके से पूरा कराने की कोशिश में है पंजाब सरकार? हाँ देखिए, पंजाब सरकार ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कह दी है कि जो मांगे हमारे अंडर है वो चीजें हम पूरी करेंगे, पर जो चीजें केंद्र सरकार के अंडर है उनके लिए हम बकायदा उनको एक रिपोर्ट सौंपेंगे। जैसे ये केसेस को लेकर पंजाब में ऐसे जितने भी केसेस हैं उनको लेकर बकायदा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पर पंजाब में आपको बता दें कि पेंडिंग केस रद्द होने शुरू हो चुके हैं, लगभग सारे केस रद्द हो चुके हैं। पर उसके अलावा अगर हम कहेंगे दिल्ली के पास और दिल्ली के रास्ते में कई केसेस दर्ज हुए किसानों पे, तो उन सभी चीजों को लेकर लगातार एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और केंद्र सरकार से बोला जाएगा कि आप इस रिपोर्ट के आधार पर पर्चे रद्द किए तो जाए। पर अब वो ये कि समय लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सब कुछ होना है। जो स्टेट लेवल पे होना है वो मुख्यमंत्री भगवत मान कर रहे हैं, पर जो केंद्र सरकार की तरफ से होना है, या फिर हम कहें कि जो एमएसपी की गारंटी है, जो अलग अलग मुद्दे हैं जिनपे जो किसानों के साथ जब आंदोलन के दौरान मीटिंग चल रही थी, जिनपे सहमति बनी थी, वो केंद्र सरकार ही अप्रूव कर सकती है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि एक मीडिएटर बनता हुआ नजर आ सकता है। पंजाब की सरकार मीडिएटर बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात तो छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार एक बार फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश में रोजाना 100 से ज्यादा नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जुलाई के बाद अब अगस्त में भी जारी रहा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 595 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,67,016 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 23 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं 690 लोगों ने घर में होम आइसोलेशन में अवधि अपनी पूरी कर ली है और वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना फिर से आंख दिखाने लगा है। राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां? मुस्कान, देखिए पिछले अगर पूरे महीने की बात करें, जो बीता महीना है जुलाई, इसमें लगातार कोरोना अपडेट पर हम बने हुए हैं और लगातार ये जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। प्रदेश के लिहाज से ठीक बात ये है कि जितने पेशेंट्स एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर कल के हम पूरे दिन की बात करें तो कल 24 घंटे में 595 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो वही डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या की बात करें तो 713 लोग जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें से मोर देन 90% केसेस जो है वो होम आइसोलेशन के थे। 690 लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए और 23 लोग जो अस्पताल में भर्ती थी वो ठीक हुए हैं। तो वहीं अगर कल पूरे 24 घंटे की बात करें तो 3 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन जो प्रशासनिक लोग हैं, अस्पताल के लोग हैं जो कोरोना में इनका इलाज कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि ये किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे। तो वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करें मुस्कान, तो कुल मिलाकर 3,360 एक्टिव केसेस हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन तो बिगड़ती हुई दिख रही है। जी मुस्कान, सिचुएशन जो छत्तीसगढ़ में इस समय बिगड़ती दिख रही है, राज्य सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है सुधारने के लिए? क्योंकि पहले भी अब कोरोना की अगर पहली दूसरी लहर की बात हम कर लें तो उसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस समय राज्य सरकार की क्या तैयारी आगे? देखिए, राज्य सरकार की तैयारियों की बात करें तो मुस्कान, इसमें हम बहुत पहले से ही चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने तय कर रखा है कि अगर 10% से ज्यादा एक्टिव केसेस या टोटल जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या अगर 10% से ज्यादा होती है तो प्रदेश में नियमानुसार कड़ाई करते हुए बहुत सारी चीजों को वापस लॉकडाउन की तरफ धकेला जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि 10% का जो रेशियो है वो टच करके रह गया है कई बार। जैसे कि अगर हम परसों की बात करें तो परसों हमने 7 कुछ % एक्टिव केसेस देखे थे, लेकिन वो ठीक होगी वापस। अगर हम आज
स्थिति में चल रहे हैं। और वहीं पर जो बूस्टर डोज है उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। जो रेगुलर डोजेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं मोर देन 50% लोगों को स्टेट में बूस्टर डोज भी पहुंचाई जा चुकी है अभी तक। जी स्वाति, फिलहाल अगर बात की जाए तो इस समय आम जनता का क्या कुछ हाल है, क्योंकि जब कोरोना पहली दूसरी लहर में हमने देखा उस समय जिस तरीके से बढ़ा, लापरवाही लोगों के सामने आई, उसके बाद हमने कोरोना में इतने लोगों को खोया। अब क्या लोगों को जागरूक एक बार फिर से किया जा रहा है, क्योंकि अभी के समय में क्योंकि ज्यादा केसेस नहीं है, अभी अगर सावधानी बरती जाएगी तो आगे के लिए काफी अच्छा होगा हमारे लिए। जी मुस्कान, बिल्कुल इस मामले में तो जो पूरा प्रदेश का प्रशासनिक अमला है, हॉस्पिटल से वो सब अवेयर है। हॉस्पिटलों की स्थिति शुरू से जो बनी हुई है, जो मेंटेन हुई है, वो वैसी ही है। जन सामान्य को अवेयर करने की बात करें तो अभी भी नगर निगमों की तरफ से शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों की तरफ से स्कूलों में बच्चों को इसकी अवेयरनेस के बारे में बताया ही जा रहा है। हर जगह आज भी सैनिटाइजर और मास्क जो है वो कंपलसरी है। हाँ, लेकिन अब चूंकि लोगों को वैक्सीनेशन लोगों की पहुंच में आ गई, अब ये पता चल गया क्योंकि थर्ड वेव में प्रदेश में उतना इफेक्ट नहीं कर पाया था कोरोना। सेकेंड वेव के बाद वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ गई थी। खतरनाक सिचुएशन जो है वो सेकेंड वेव का था। तो उसके बाद वैक्सीनेशन और पूरे सिचुएशन को देखते हुए यूजफुल हो गए हैं लोग, क्योंकि 2 साल लगभग लंबा समय हो गया है, तो लोग अब इसको आदतन लेने लग गए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये चीज लोगों के दिमाग से निकल चुकी है, क्योंकि नॉर्मल वायरल जो बीमारी है वो भी सीजन का है। तो वायरल, कोरोना, इन चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझते। अब लोग जो है वो अपनी स्थिति को कोरोना के माइंडसेट से सामान्य लेकर प्रदेश में चलते हुए दिख रहे हैं मुझको। एहतियातन क्या सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए, बाजारों को बंद करने जैसे पहले जिस तरीके से कदम उठाए गए थे? नहीं मुस्कान, एहतियातन अभी किसी भी चीज को बंद करने का तो सरकार ने फैसला नहीं लिया है। सरकार की तरफ से ये पहले ही दिशा निर्देश एकदम स्पष्ट कर दिए गए थे, क्योंकि स्कूलों को भी खोलना था, बाकी जनजीवन भी सामान्य करना था। तो जब भी किसी भी दिन 10% का जो टोटल रेशियो है केसेस का वो आता है तो तुरंत उस क्षेत्र में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 10% नहीं हो रहे हैं, अभी हम 5.13% में चल रहे हैं, मतलब ये बहुत 50% जो है अगर कभी और बढ़ता है 10% तक कभी हम पहुंचते हैं, तब सरकार जो है अपने कायदे कानून इसमें लेकर आ सकती है। अभी जनजीवन सामान्य रहने जैसी स्थिति है प्रदेश में, तो उस पर सरकार काम कर रही है। जी स्वाति, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात हम करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जब केसेस इस तरीके से बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर होती है तो स्वास्थ्य विभाग पर। अब जिस तरीके से पहले दूसरी लहर में हमने देखा कि बेड्स की कमी रही, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी रही, क्या उसको सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है पूरे तरीके से? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग पर आती है। तो बिल्कुल प्रदेश में स्वास्थ्य अमला इसमें तभी मुस्तैदी से काम कर रहा था। अभी भी हमने जितनी चर्चा की है वो मुस्तैदी से ही काम कर रहा है। बेड्स की अभी अगर हम देखें तो बेड्स की स्थिति कमी नहीं होगी, बेड्स प्रॉपर है। अगर ऑक्सीजन की जिसको जरूरत पड़ रही है उनको ऑक्सीजन प्लांट्स और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था तो लगभग सेकेंड वेव में प्रदेश में कर ली गई थी। उन व्यवस्थाओं को अब मेंटेन करने का जो पूरा काम है वो स्वास्थ्य अमले द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर जो होम आइसोलेशन में है उनको टाइम टू टाइम दवाएं पहुंचती रहे, तो दवाओं की सप्लाई और बाकी सारी चीजों की मेडिसिनरी जो चीजें हैं उनकी, और हॉस्पिटल डॉक्टर्स और बाकी सारी फैसिलिटीज की भरपूर यहाँ पर व्यवस्था जो है उसको देखा जा रहा है। और लगातार इसमें जो हॉस्पिटल प्रशासन है या हम बात करें शासन के स्तर पर, तो इसका समय समय पर बैठक करते हुए इसको दुरुस्त और भी करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तैयारियां लगभग सरकार की पूरी हैं, लेकिन आम जनता की लापरवाही यहाँ पर एक बड़ा समस्या लोगों के लिए खड़ी कर सकती है। इसमें अगर देखा जाए तो जनता क्या मास्क का उपयोग इस समय कर रही है, क्योंकि अभी जब हमने 3 लहर कोरोना की झेल ली है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। जी बिल्कुल मुस्कान, वही अभी हम देखा तो यही जा रहा है कि लोग अब इसमें 2-2.5 साल का जो समय था, 2020 में कोरोना छत्तीसगढ़ पहुंचा है, तो तब से लेके अब तक लोग जो है वो बिल्कुल मतलब आदि अपने आप को समझ रहे हैं, यूज हो गए हैं, आदत में ले रहे हैं कि भाई अगर ये हो जाता है तो अब वो जो पैनिक सिचुएशन था वो पैनिक सिचुएशन से निकल चुके हैं। अब इसको डर की जगह इसको इलाज के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि
हुए लोगों ने सबने देख लिया है। तो वो इस चीज को यूज तो होते, वो प्रिकॉशंस जो उनको लेने हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के बारे में भी लोग अवेयर हो गए हैं। तो ये 2-2.5 साल का जो समय है, इस समय ने उनको आदतन बना दिया है कहीं ना कहीं। तो सब इसको सामान्य लेके चल रहे हैं, सब पैनिक होकर सिचुएशन को नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो ये एक जनता की तरफ से हम कह लें कि एक अवेयरनेस इसी चीज को लेकर आई है कि अगर हो रहा है किसी को कोरोना तो वो खुद ही होम आइसोलेटेड होकर सरकार को उसकी सूचना दे रहे हैं। क्योंकि पहले और दूसरी लहर में तो हमने देखा कि लोग डर जा रहे थे और डर के मारे इधर उधर की व्यवस्थाओं को ढूंढने के लिए घर से कहीं ना कहीं निकल ही रहे थे। अब वो चीजें जो है वो प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे बात कर लो, चाहे वो कस्बे पे बात कर लो, ये तो शहर पे बात कर लो। तो प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी मुस्तैदी पे है और लोग अवेयर हो चुके हैं कि अगर उनको कोरोना होता है तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। शायद इसीलिए प्रदेश में अभी भी जो है हम पिछला लगभग जून से देखते आ रहे हैं कि डेली पहले 100 केसेस मिलने चालू हुए, फिर अब 500 केसेस डेली मिल रहे हैं, लेकिन वही ठीक होने वालों का रेशियो भी है ठीक है जी। अगर स्वाति, जिस तरीके से कोरोना तो फैल ही रहा है, दूसरी बीमारियों की बात की जाए तो मंकी पॉक्स का भी इस समय देश में कुछ केसेस मिले हैं, अन्य बीमारियां भी अब पैर पसारने लगी हैं, डेंगू का भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, प्रशासन ने एक बीमारी के साथ चलते चलते मल्टीपल जो ये बीमारियां होती हैं मौसम से रिलेटेड, उसको लेकर तो प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी मुस्तैदी पे है, अपना काम जो है वो कर ही रहा है। डेंगू की अगर बात करें तो बीच में 15-20 दिन पहले रायपुर में कुछ केसेस जो है वो लगातार मिल रहे थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज डेंगू की स्थिति अंडर कंट्रोल है, क्योंकि वो अब सामान्य बीमारी की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है और वो होता है और ठीक हो जाता है। उसमें से जान मान पे कोई बहुत खतरे वाली बात तो होती नहीं है, दवाइयाँ उसकी पूरी उपलब्ध प्रदेश में। तो 15-30 दिन पहले जब बारिश बहुत फ्लो में था तब उसमें कुछ बातें आई थी कि डेंगू होने के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब वो सामान्य हो चुका है। तो वही मंकी पॉक्स की बात करी तो एक बच्चा प्रदेश को मिला था, नाबालिग था, लगभग 13 से 15 साल के बीच उसकी उम्र बताई जा रही थी, लेकिन उसके सैंपल्स चेक होकर भी आ नहीं पाए हैं। तो इस पे अभी सब बता पाने की स्थिति में नहीं है मुस्कान की मंकी पॉक्स का वो जो केस था वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिम्टम्स को देखते हुए उनके सैंपल्स जो है वो पूरा भेजे गए थे चेक करने के लिए, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है जी। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बेफिक्री के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में भी, माफ कीजिएगा, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के 346 नए मामले मिले हैं, जबकि 85 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 2,904 सैंपल जांच रिपोर्ट की प्राप्त हुई है, जिनमें से 2,558 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 188 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 8, पौड़ी और टिहरी में 7-7 मरीज मिले हैं, जबकि उधम सिंह नगर में 6, बागेश्वर और चमोली में 5-5, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। इधर विभिन्न जिलों में 3,278 सैंपल कोरोना के जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं बात करें कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों की तो देहरादून जनपद से ये सामने आ रहे हैं, जहां 12 वर्ष से कम के बच्चों का टीकाकरण भी अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में कोविड संक्रमण के लिहाज से वे अधिक संवेदनशील है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हर बच्चे को मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए कहा गया है। किसी भी बच्चे को अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो बेफिक्री के बीच कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में 346 मरीज जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी के साथ अन्य जिलों में भी लगातार केसेस इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें अन्य जिलों की सैंपल की, अगर जांच रिपोर्ट की बात की जाए तो 2,904 सैंपल जो हैं वो पाए गए हैं और हरिद्वार में इस समय 53 मरीज जो है वो पाए गए हैं। नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 8,
पौड़ी और टिहरी में 7-7 मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर 6, बागेश्वर में और चमोली में 5-5, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ अगर अन्य केसेस की बात करें तो कई जगह कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर देहरादून की बात करें तो जनपद सबसे ज़्यादा संक्रमित कोरोना के मिले हैं यहाँ पर, जबकि 12 वर्ष से कम बच्चों का टीकाकरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कोविड संक्रमण के लिहाज से वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाके इस समय माने जा रहे हैं। देहरादून में जब बच्चों को टीकाकरण नहीं मिल पाया है और अगर विशेषज्ञों की बात करें तो वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कम बच्चों में हो रही है। इसी को लेकर देहरादून में अभी भी बच्चों को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस जो मिले हैं उसके बाद अब संक्रमण जो है वो उसके लिहाज से ये जिला अति संवेदनशील माना जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ मौजूद है। यशराज, फिलहाल बात अगर करें कोरोना की तो प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देहरादून तो ऐसा जनपद है जहां पर अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, यदि बात की जाए कोरोना पर तो प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मामले आते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 346 नए मामले अभी तक मिल चुके हैं और यदि स्वस्थ होने के मरीजों की संख्या देखी जाए तो 85 मरीज अभी तक स्वस्थ हुए हैं। सरकारी मरीजों अभी तक के टोटल लैब से 2904 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें से 2558 सैंपल निगेटिव आए हैं। ठीक है यशराज, मैं फौरन लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास, एक बार फिर से जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर बेफिक्री के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार की बात करें तो कोरोना के 346 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 85 मरीज जो है वो स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 2904 सैंपल के जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 2558 सैंपल नेगेटिव आए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 188 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 8, पौड़ी और टिहरी में 7-7, उधम सिंह नगर में 6, बागेश्वर और चमोली में 5-5, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। कोरोना संक्रमण के केस जहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं देहरादून जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर अभी तक बच्चों का टीकाकरण भी शुरू नहीं हो पाया है। 12 वर्ष से कम बच्चों को टीकाकरण अभी तक यहां पर नहीं लगाया गया है। ऐसे में कोविड संक्रमण के लिहाज से ये सबसे अधिक संवेदनशील जनपद माना जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी शुरू ना हो पाने की वजह से आम जो लोग हैं वो लोग जो है वो लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। और कारण ये है कि जिस तरीके से बच्चों में बताया गया है कि संक्रमण लगातार ज़्यादा हो जाता है, इसी इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण ज़्यादा बढ़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर देहरादून में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इस समय ये बना हुआ है कि आखिर बच्चों में टीकाकरण ना होने की वजह से जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। अब बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, इसको लेकर लगातार सरकार जो है वो कोशिश में है कि किस तरीके से कोरोना के केसेस को अब फिर से कम किया जाए। कोरोना के केसेस पर किस tariके से काबू पाया जाए, एक बार फिर से इसको लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब कोविड संक्रमण के लिहाज से देहरादून जब अति संवेदनशील जनपद बन गया है, ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने भी ये बताया है कि स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हर बच्चे को मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए कहा गया है। किसी भी बच्चे को अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं, ये उन्होंने कहा है। यानी कि सभी ओर से तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से तैयार है।
बेफिक्री हालांकि यहाँ पर देखने को मिली है लोगों को। जिस तरीके से हमने मास्क को एकदम से छोड़ दिया है, उसके बाद एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ कोरोना नहीं, अभी मौसम जिस तरीके से मानसून का है, इसको लेकर डेंगू का कहर भी प्रदेश में बरप रहा है। डेंगू के लक्षण भी लोगों में मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक निजी शिक्षक में भी डेंगू के लक्षण मिले थे, जिसके बाद से लगातार प्रदेश में सरकार सक्रिय है और सभी तरीके के जो एहतियात है उनको बरतने का काम सरकार कर रही है। तो बेफिक्री के बीच कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 346 नए मामले मिले हैं, जबकि 85 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 2904 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 2558 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 188 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 8, पौड़ी और टिहरी में 7-7, उधमसिंह नगर में 6, बागेश्वर और चमोली में 5-5, रुद्रप्रयाग में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। इधर विभिन्न जिलों से 3278 सैंपल कोरोना जांच को भेजे गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देहरादून जनपद में आ रहे हैं, जहां 12 वर्ष से कम के बच्चों का टीकाकरण भी अभी नहीं हुआ है। ऐसे में कोविड संक्रमण के लिहाज से वे अधिक संवेदनशील है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हर बच्चे को मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य कहा गया है। दूसरी ओर सरकार डेंगू के लेकर भी लगातार सक्रिय है, क्योंकि मौसमी सीजन की वजह से डेंगू का कहर भी लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उसको लेकर भी सरकार सक्रिय है और डेंगू के लक्षण जिसमें पाए जा रहे हैं उनको भी अलग से मच्छरदानी में रखा जा रहा है। उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं सरकार द्वारा, ताकि एक मरीज से दूसरे मरीज में जो मच्छरों को काटने की वजह से डेंगू होता है, इसलिए लोगों को, मरीजों को मच्छरदानी में रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से मरीज को और ज्यादा संक्रमण ना फैले। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।